ओके, तो मेजरमेंट में क्या देना है? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, आपका डेफिनेशन एक रहेगा, नेचर कुछ गिवन है, नीड एंड इम्पोर्टेंस, कंक्लूजन, बस इतना ही है। 1.5 पेज का होगा, मुश्किल से 1.5 पेज का है। चलो, तो इंट्रोडक्शन में क्या है? मेजरमेंट इन सिंपल वर्ड, अगर मैं बोलूं सिंपल वर्ड में मेजरमेंट क्या है? द मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट लाइक वेट, हाइट, लेंथ एटसेट्रा इन ए न्यूमेरिकल यूनिट। नंबर्स के द्वारा आप क्या करेंगे? कोई चीज को जज करेंगे। तो हम नंबर्स दे रहे हैं, नंबर्स के साथ ना एक लिखा जाता है, कभी कभी यूनिट्स मेंशन होते हैं, कभी कभी मेंशन नहीं होते हैं, तो न्यूमेरिकल यूनिट्स बोले गए, न्यूमेरिकल यूनिट्स आपको मेंशन किए गए हैं। तो ये इन सिंपल वर्ड्स, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का हाइट, वेट, लेंथ, अब ये सब मेजर कर सकते हैं कोई एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट लगा के। ठीक है, मीनिंग में क्या होगा? द मेजरमेंट इज डन बाय कंपेयरिंग ए क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसा होता है ना, 1 लीटर वाटर, तो मैंने एक 1 लीटर का बोतल लिया है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट मैंने मेंशन कर दिया है कि ये लीटर में है, और उसके थ्रू उसमें जो भी सामान रखे जाएंगे तो हम 1 लीटर बोलेंगे, और लीटर है तो ये लिक्विड है। तो स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके ही हम मेजरमेंट डन करते हैं एवरी टाइम। ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये क्लॉथ कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द क्लॉथ अगेंस्ट ए मीटर स्टिक। मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर का लेंगे कि 2 मीटर का लेंगे, मीटर स्केल भी बोल सकते हो, तो उसको हम चेक करेंगे कि 1 मीटर कहाँ पे होता है, कि एक कपड़े को नापने के लिए उसको नाप ले लिया, फिर उसको वहां से कट करके दे दिया, तो ये कंपेयरिंग हुआ। ठीक है, दस मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू एन इवेंट। इसीलिए बोला गया है कि मेजरमेंट क्या है ना, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नंबर्स देते हैं कोई एक प्रोग्राम, इवेंट को, ऑब्जेक्ट्स को, और अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, कोई नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कोई भी इवेंट, ऑब्जेक्ट को हम क्या देते हैं? नंबर्स देते हैं। अब चलो डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू एम ब्रैडफील्ड, अकॉर्डिंग टू एम ब्रैडफील्ड, ठीक है, ब्रैडफील्ड, तो एम ब्रैडफील्ड के अकॉर्डिंग मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशन ऑफ ए फेनोमेना एज ए प्रिसाइजली और एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। तो एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल मतलब पर्टिकुलरली एक चीज को हम नाप रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जितना एक्यूरेट आप नाप सकते हो, जितना प्रिसाइज मैनर पे नाप सकते हो कि ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का आपने नाप लिया, और उसके साथ 2 हो गया न्यूमेरिक एंड सेंटीमीटर हो गया इसके सिंबल, उसके बेसिस पे हमने जज किया, तो ये एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट का नेचर क्या है ना, इट शुड बी क्वांटिटेटिव, बिकॉज मैं ओनली सेंटीमीटर लिख दूं तो कोई इसका वैल्यू नहीं समझ आएगा कि वो हाफ सेंटीमीटर का है, मिली सेंटीमीटर का है, क्या है, नहीं समझ आएगा। तो उसके सामने अगर कोई वैल्यू लगाया जाए, न्यूमेरिक्स लगाए जाए, मतलब इधर सेंटीमीटर लिखा तो उधर 1, तो 1 सेंटीमीटर, या फिर 12 सेंटीमीटर, ऐसा रहता है। तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, और इट शुड बी एक्यूरेट, इसको एक्यूरेट होना पड़ता है, इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा। इट मस्ट बी रिलायबल, रिलायबल वो चीज होता है जिसको बार बार करो तो सेम आंसर आते हैं। ठीक है, सेम आंसर आते हैं, आप जितने बार भी टाइम इंटरवल छोड़ के भी करते हो तो सेम आंसर आते हैं। जैसे कि आपके पास एक स्केल है जिसका मतलब लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो आप जब भी उसको नापो तो वो 30 सेंटीमीटर ही आएगा, तो ये रिलायबिलिटी को बताता है, कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको तोड़ दोगे, जला दोगे तो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, बट विदाउट टचिंग और विदाउट एनी टाइप ऑफ फिजिकल प्रेशर और फोर्स उसका शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वो रिलायबल है। इट मस्ट बी वैलिड, ये वैलिड होना चाहिए, जो वैल्यू आप दे रहे हो, जो सेंटीमीटर्स आप दे रहे हो, वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब क्या? सपोज मैंने एक एग्जाम किया, उसका वैल्यू जितना आया, अगर मैं उसी टाइप का एग्जाम 10 बार भी करूं तो वो वैलिड आंसर देगा, रिजल्ट सेम वो शो करेगा एवरी टाइम। ठीक है, एवरी टाइम, सो इट मस्ट बी वैलिड, इट मस्ट बी वैलिड और ऑब्जेक्टिव इन नेचर।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट चीजें भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज नीड इन एजुकेशन, मतलब इसका जो नीड है वो कहाँ पे है? एजुकेशन में है ज्यादा, सबसे ज्यादा। टू मेजर द एबिलिटी एंड लेवल ऑफ अटेनमेंट बाय स्टूडेंट, कि एक बच्चे का एबिलिटी कितना है, वो कितना सक्षम है और वो कितना अटेंड कर सकता है, कितने लेवल तक अटेनमेंट वो कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, इट इज लार्जली नीड फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा। ये क्यों चाहिए ना? जो हमारे पास डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए चाहिए। सपोज आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए कुछ यूनिट्स चाहिए, कुछ सेंटीमीटर्स, मीटर्स, और कुछ एबिलिटी और कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करके रख सके। Number 3, it also need in diagnosing the weak areas of learning of student. बच्चों का जहाँ पे लर्निंग इशू है या लर्निंग डिफिकल्टी है, तो वहां पे हम उस वीक एरियाज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है, माइंड मत करना, WEAK, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम है, वीक होगा। वीक एरियाज ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के जो लर्निंग एरियाज है जहाँ पे वीकनेसेस रहते हैं, उसको जज करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए कि उसमें हम कौन सा रिमेडियल डाल सकते हैं, कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, कौन से एबिलिटी को हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्या स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए भी चाहिए। ठीक है। नंबर 4, मेजरमेंट इज नीड फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट। ये एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब बाहर से, किसी पर्सन को बाहर से अगर एसेस करना चाहते हो, जजिंग करना चाहते हो, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। एंड ये रिलेटेड टू द कॉग्निटिव एरियाज ऑफ मेंस एस्टिमेट, मतलब इंसान का जो कॉग्निटिव एरियाज है, जहाँ से उसका दिमागी डेवलपमेंट हुआ है, जिससे वो प्रोग्रेसिव होता है, जिससे वो उसका अचीवमेंट का पता चलता है, वो चीज को जज करने के लिए हम मेजरमेंट का यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ सक्सेस, फ्यूचर सक्सेस और फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट सक्सेस। बच्चों का क्या फ्यूचर में सक्सेस होगा उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट के थ्रू। फेल्यूर इन सर्टेन, सक्सेस और फेल्यूर दोनों को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा सर्टेन एरिया में अच्छा नहीं कर रहा तो ऑब्वियस वो फेल्यूर हो जाएगा, तो मैंने टेस्ट लिया और उसके थ्रू ही बोल दिया कि तुम फेल हो जाओगे। अभी कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो सक्सेस पाएगा। लास्ट लाइन कंक्लूजन में क्या है? Thus, measurement plays an important role to classify individual of a group on the basis of their performances. तो उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक हम यहाँ पे बच्चों को क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ही एक चीज है जिसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू हम किसी को मेजर कर सकते हैं कि उसका एबिलिटी क्या है, कितना वो ग्रोथ प्रोग्रेस दिखा रहा है। ठीक है। तो कंसेप्ट में फर्स्ट आता है कि कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है वो पहले देखना, एक नोट्स मैंने बनाया है। इंट्रोडक्शन में असेसमेंट, असेसमेंट क्या है पहले आपने लिखा, मीनिंग दिया, जो कल हमने मीनिंग पढ़ा नहीं था, बस असेसमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डेफिनेशन भी कल हमने नहीं पढ़ा था, सो डेफिनेशन भी दिया। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है वो कल भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन का मीनिंग, और इवैल्यूएशन के 3 एम्स हैं, पर्टिकुलरली उसके 3 गोल्स और एम्स हैं। फिर उसका डेफिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 डेफिनेशन दिया है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लिखेंगे फॉर बोथ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बोथ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों के लिए है, तो आपको ये कैरेक्टर्स करने हैं। फिर एक देखो, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट हेडिंग दिया गया है, ब्लैक पेन में हेडिंग्स है और उसको लिखा है हमने इस डिजाइन में। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो और 1 by 1 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं एरो मार्क के थ्रू। ठीक है। तो ये पढ़ेंगे पर्पस क्या है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्या इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पता रहना चाहिए, असेसमेंट का एंड इवैल्यूएशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। अभी देखो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन लिख सकते हैं, मतलब साइड बाय साइड आपको दोनों का आंसर प्रिपरेशन करना है। फिर ये हमने पूरा लिखा, एक्सप्लेनेशंस दिया। अब देखो जनरल इसका स्टेप्स क्या है। नॉर्मली जब भी असेसमेंट और इवैल्यूएशन पूछा जाता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स मैंने बल्ब
बना के उसमें दिया हुआ है, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, पहले हम किसी चीज को प्रॉब्लम मतलब कोई चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस प्रॉब्लम का जड़ तक पहुंचते हैं, तो नो द प्रॉब्लम, देन टेस्ट और असेस द प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ग्रेडिंग फॉर प्रमोशन, सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, बाकी चीज आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मेटिव सबमेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं पढ़ा है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। बाकी अभी के लिए ये 5 पेज तक, ये जो 5th पेज नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ तक का नोट्स पहले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5th नंबर तक का जो नोट्स है वो आपको लिख लेना है, ठीक है, फर्स्ट से 5th तक, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसे आप लिख लीजिएगा। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करें, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटररिलेशनशिप। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या है ना, असेसमेंट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटेड और रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। मैंने क्या बोला था कल, असेसमेंट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर बाय इवैल्यूएशन डन। तो इवैल्यूएशन अगर प्रॉपरली हो गया है तो इवैल्यूएशन के बाद का स्टेज है असेसमेंट। असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। सपोज मेरा कोई गोल है, उसे मैंने परफॉर्म कर दिया, उस परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको जब हम एसेस करते हैं उसी को असेसमेंट कहा जाता है। तो असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन पहले से हमको मिल चुका है, कोई काम से, गोल से या ऑब्जेक्टिव से जो चीजें मिल चुके हैं उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इज ए ब्रॉड टर्म, ये बहुत बड़ा टर्म है, दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग अंडर सम सर्कमस्टांसेस, कोई सर्कमस्टांसेस और परिस्थिति मुताबिक काम करना। तो आपको एक सिचुएशन दिया गया है और सिचुएशन के कुछ क्राइटेरिया मेंशन्ड है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे असेसमेंट वहां पे किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, मीनिंग क्या था कल नहीं किया था, तो मीनिंग क्या है, द वर्ड एसेस, ये जो असेसमेंट का वर्ड एसेस यहाँ पे आया, एसेस, ये टर्म लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है और लैटिन वर्ड में है एसिडियर, एसिडियर, DERE, एसिडियर। एसिडियर का मतलब होता है टू सिट विथ, और बोल सकते हो टू फिट विथ, किसी चीज के साथ फिट हो जाना और उस चीज के साथ बैठ जाना। सपोज अगर इवैल्यूएशन में वैल्यू नहीं होता, इवैल्यूएशन में वैल्यू नहीं होता तो उस वैल्यू के बेसिस पे हम असेसमेंट कैसे करेंगे, अगर वैल्यू नहीं है तो असेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो इवैल्यूएशन असेसमेंट के लिए एक टाइप का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे असेसमेंट का परफॉर्मेंस चलता है। तो ये वर्ड उसके लिए लिखा गया टू सीट विथ, तो ये किसके साथ बैठता है, इवैल्यूएशन के साथ बैठता है, टू सीट विथ इवैल्यूएशन, ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है। इन असेसमेंट वन इज सपोज टू सिट विद द लर्नर। देखो असेसमेंट में क्या होता है कि माना जाता है कि कोई एक पर्सन, सपोज टू, हम सोच रहे हैं कि वो बैठेगा लर्नर के साथ, एंड दिस इम्प्लाइज इट इज समथिंग वी डू विथ और फॉर स्टूडेंट, नॉट टू स्टूडेंट। हम स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं कर लेंगे, स्टूडेंट के लिए करेंगे और स्टूडेंट को बताएंगे कि ऐसा करना है, बट स्टूडेंट को नहीं कर देना है। स्टूडेंट के लिए कर सकते हो, स्टूडेंट के साथ कर सकते हो, कुछ काम करना है तो एक्टिविटी के बारे में बता सकते हो, बट स्टूडेंट को नहीं करना है, मतलब स्टूडेंट को मार दिया, पीट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट के लिए करना है, नॉट टू स्टूडेंट्स। ये किसने डेफिनेशन दिया, ग्रीन पर्सन का, और एजुकेशनिस्ट का नाम है ग्रीन, जो कि 1999 में ये डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। फिर आया डेफिनेशन का पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन और अकॉर्डिंग टू लिंडन, अकॉर्डिंग टू ग्रीन और अकॉर्डिंग टू लिंडन, तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन क्या है, द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, फंक्शन भी लिख सकते हो या एक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं या फिर एक्शन लिख सकते हैं, द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, ठीक है, किसी पर्सन को और कोई चीज को एसेस करना, उसके परफॉर्मेंस को जज करना, उसी को बोलते हैं असेसमेंट।
द एक्शन, कोई एक्शन के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू आप उस पर्सन को या कुछ चीजों को जज कर रहे हो। लिंडन क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू लिंडन, एन इंस्टांस ऑफ मेकिंग ए जजमेंट अबाउट समथिंग, एन इंस्टांस पर्टिकुलरली कोई सिचुएशन को देख के अगर आप जजमेंट देते हैं कुछ चीजों को, तो उसे बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे दिख जाए ना जजमेंटल, जजमेंटल, जस्टिफिकेशन, तो आप समझ लेना ये असेसमेंट है। ठीक है, जजमेंटल और जजिंग और जस्टिफिकेशन ऐसा कुछ वर्ड आया तो वो आपका लिंडन ने दिया है और उसको असेसमेंट कहते हैं, उसको असेसमेंट हम कहते हैं। ठीक है, अभी देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग कल क्या था? असेसमेंट फॉर लर्निंग था, जैसे बोल रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग करने से क्या क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फॉर मतलब फॉर्मेटिव, तो हम ये ऑकर थ्रू आउट द लर्निंग सीक्वेंस। अभी जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाती हूँ तो हर एक सिचुएशन में मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या फिर ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकती हूँ, ट्रू फॉल्स पूछ सकती हूँ। तो मैं थ्रू आउट द प्रोसेस, जैसा मेरा एक्टिव सेशन है उस एक्टिव सेशन के अंदर ही मैं आपको क्वेश्चन पूछते जाऊंगी कि आप कितना जानते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है और आप समझ रहे हो कि नहीं, पहला। सेकंड, एस्टैब्लिश ए क्लासरूम कल्चर दैट एनकरेजेस इंटरैक्शन। ऐसा क्लासरूम एक्शन और क्लासरूम कल्चर बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू इंटरैक्शन इनकरेज हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इंटरैक्ट करें लोगों से ज्यादा हम लोगों के साथ मिले जुले। तो एस्टैब्लिश ए क्लासरूम कल्चर, ऐसा क्लासरूम का नियम बनाओ जिसके थ्रू इंटरैक्शन बढ़े और हम सीखे कुछ उनसे। यहाँ पे बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, देखो एवरी टाइम जैसे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे हम बच्चे का प्रोग्रेस को जानना चाहते हैं, जैसे मैंने ए बी लिखा या ए एक्स लिखा, तो बच्चा पहले कुछ नहीं पता था, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जैसे उसको पढ़ाया गया, क्वेश्चन पूछा गया, तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट प्रोसीड किया। तो ऐसा अगर डायग्राम प्लॉट होता है तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, दैट मीन्स हम बच्चे का प्रोग्रेस यहाँ पे चेक करें कि एवरी डे एवरी मोमेंट पे वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना वो सीख रहा है। ठीक है, फिर आगे चलो। रिक्वायर्स टीचर टू ascertain students prior knowledge, perception and misconception। देखो इंसान के पास ना दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है कि उसने क्या ग्रहण किया, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, परसीपिंग पावर, और हम बोल सकते हैं कि रिसीविंग एबिलिटी। ऐसा मिसकंसेप्शन, मैंने परसीव तो किया बट आधा अधूरा नॉलेज ही परसीव किया, तो मुझे बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन हुआ, उस कंसेप्ट को मैं क्लियर नहीं कर पा रही। सो इसलिए बच्चों का प्रीवियस नॉलेज और प्रायर नॉलेज, जो पहले का नॉलेज है उसको प्रायर नॉलेज बोलते हैं। जैसे कि आपने क्लास शुरू नहीं किया है और शुरू से पहले ही आप बच्चों को पूछ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारा गोल ये सब रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है ना? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग ए थिंग फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग इट। देखो जजमेंट बाद में होगा बट उसके लिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, फिर मेजरिंग करना, मेजरमेंट मतलब वैल्यू देंगे, और उसके बाद जजमेंट देना। तो जजमेंट आया मतलब ये असेसमेंट, और ऑब्जर्वेशन और मेजरिंग और वैल्यू देना दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो कल एक लाइन पढ़ा था कि लर्निंग टीचिंग के प्रोसेस में इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट बोथ आर प्लेइंग द इंटीग्रल रोल। इंटीग्रल रोल मतलब मेन अगर रोल कोई प्ले करता है लर्निंग टीचिंग में, वो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट है। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है? बता कि इवैल्यूएशन मतलब मैं अगर ड्रॉ करती हूँ तो ड्राइंग एक बार देख लो, ये ड्राइंग कहीं पे नहीं मिलेगा, आप ड्रॉ कर लेना मेरे साथ अभी। ठीक है, पहले आता है आपका टेस्ट। क्या आया? टेस्ट। छोटा सा सर्कल बना लो टेस्ट बोल के, फिर आता है आपका ऊपर। ठीक है, टेस्ट के बाद हम करते हैं एग्जामिनेशन, ये आया एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद का पॉइंट मेजरमेंट। मेजरमेंट लिख लीजिए प्लीज, मेजरमेंट।
मेजरमेंट के ऊपर कौन आएगा? मेजरमेंट के ऊपर आएगा आपका, एक्चुअली आता है असेसमेंट, क्योंकि छोटा है असेसमेंट, और उसके ऊपर आएगा आपका इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आप लिख दो इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, ठीक है, प्लीज लिख लीजिए। ये आपका ट्रू बेसिस पे रिलेशनशिप है, टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ठीक है। टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं पहले ही क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। ओके, चलो। तो इवैल्यूएशन इज ऑल्सो ए ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट। आपको पता चल गया, देन इवैल्यूएशन सबसे बड़ा है, ये टेस्ट से भी बड़ा है, एग्जामिनेशन से भी बड़ा है, which includes examination of academic and non-academic nature in its broader sense। अगर मैं बड़े सेंस में बोलूं, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है ना, एग्जामिनेशन दो तरीके से होगा, एक होगा एकेडमिक, एक होगा नॉन एकेडमिक, दोनों के थ्रू एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। ये ब्रॉडर टर्म है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के अंडर सब कुछ आते हैं, बाकी सारे चीज आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट बोथ गो साइड बाय साइड, तो दैट आल्सो ट्रू, वो भी सही है, क्योंकि अगर एक कॉइन बनेगा, एक कॉइन के दो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, ऐसा कॉइन है, तो ये अगर इवैल्यूएशन का साइड है तो ये आपका असेसमेंट का साइड रहेगा। सो ये भी सही है। अगर कहीं पे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एक ही लाइन पे लिखा गया तो इट्स करेक्ट, ठीक है। फिर चलते हैं, अभी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक नेचर में समझो ना। एकेडमिक मतलब एजुकेशनल बेसिस जो भी सब्जेक्ट वाइज है। नॉन एकेडमिक क्या होता है ना, नॉन एकेडमिक होता है जैसे कि कोई अदर एक्टिविटीज लाइक स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, या डांसिंग, सिंगिंग और एनी अदर एक्टिविटीज हो गए, तो वो सबको भी हम जज कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। अब देखो इवैल्यूएशन का हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग क्या है? द टर्म इवैल्यूएशन, ये जो वर्ड है टर्म इवैल्यूएशन है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। ये जो टर्म इवैल्यूएशन है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में दो वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे दो हम लिखे हैं, एक होता है वैल्यू प्योर, ठीक है, वैल्यू प्योर, VALUPURE, और एक होता है वैलोयर, वैलोयर, ठीक है, एक होता है वैल्यू प्योर, एक होता है वैलोयर, which means to be oath, जिसका मतलब होता है उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू, टू बी ओथ। हम पूछते हैं ना ये वर्दी है कि नहीं बताओ, मतलब इसका कोई वैल्यू है कि नहीं बताओ। अगर ये वैल्यूएबल है तो इम्पोर्टेंट होगा, अगर उसका वैल्यू नहीं है दैट मीन्स वो बेकार चीज है, ऐसा ही माना जाता है। तो टू बी ओथ, कोई चीज का अगर वैल्यू प्रेजेंट है, मूल्य है, तो उसको हम इवैल्यूएशन बोलेंगे, मतलब पर्टिकुलर कोई थिंग, आइडिया और एक्शन का वैल्यू होना चाहिए। चलो आगे, द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय, देखो पहली बार मैं ये चीज पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, आपका इंटरैक्शन थ्योरी और इंटरैक्शनिज्म, या फिर आपका मतलब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, तीन चीज यूज होता है, क्या है बताओ? कैप, तीन डोमेन होता है कैप, एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव डोमेन, एक होता है साइकोमोटर। तो अब है कॉग्निटिव दिमाग पे काम किया, अफेक्टिव आपके हार्ट पे काम कर रहा है, एंड पी साइकोमोटर हैंड पे काम कर रहा है, हाथ पे, मतलब मूवमेंट के बेसिस पे है। तो अगर तीन डोमेन नहीं होंगे क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? नो, हमारा हर एक चीज अधूरा रह जाएगा। सो ऑलवेज याद रखो, जब भी इवैल्यूएशन का टर्म आए तो इवैल्यूएशन का जो पूरा कंसेप्ट किसी ने दिया था वो डेवलप किया था डॉक्टर BS ब्लूम ने। डॉक्टर BS ब्लूम ने इवैल्यूएशन का कंसेप्ट डेवलप किया था। द कंसेप्ट हैज 3 मेन एम्स, ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट में 3 एम है, 3 गोल्स हैं। क्या? पहला, ले स्ट्रेस अपॉन पीपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ज्यादा फोकस करता है बच्चों का ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में, मतलब विकास एवं वृद्धि में, कैसे बच्चों का ग्रोथ होगा। तो दैट मीन्स वो दिमागी रूप से अगर अच्छा है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, फिजिकली वो फिट है, दैट मीन्स वो ऑब्वियस आगे बढ़ेगा, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जल्दी से हम फोकस करते हैं। सेकंड, लर्निंग डन बाय स्टूडेंट, लर्निंग किसके थ्रू हो रहा है ना, लर्निंग डन बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के थ्रू हो रहा है। फिर कंप्लीट
पर्सनालिटी असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, हम इसके थ्रू, ये इवैल्यूएशन के थ्रू वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू देते हैं मतलब बच्चे का जो पर्सनालिटी है उसको भी हम जज कर सकते हैं उस वैल्यू के थ्रू। तो इवैल्यूएशन बच्चे का कंप्लीट पर्सनालिटी को असेसमेंट करता है, असेस करता है, ठीक है, कंप्लीट पर्सनालिटी असेसमेंट ऑफ चाइल्ड। तो 3 फंक्शन है इवैल्यूएशन में, डॉक्टर BS ब्लूम के द्वारा बताया गया है। तो क्या है, पहला तो स्ट्रेस हम दे रहे हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सेकंड, हम लर्निंग डन बाय स्टूडेंट, बच्चों के द्वारा ही, बच्चे मतलब क्या होता है, बच्चों के द्वारा ही पढ़ाना है, मतलब बच्चे खुद से पढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करना है। एंड उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंप्लीटली होता रहे, कंप्लीटली होता रहे, ठीक है। चलो बता दो, ये क्लियर। अब ना हम डेफिनेशन करते हैं, दो डेफिनेशन दे रही हूँ, एग्जाम में एक एक भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन, IC याद है ना, बहुत मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बार पढ़ा है IC, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 64 to 66 जो था, सो इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन कैसा प्रोसेस है, निरंतर चलते रहता है। तो निरंतर मतलब जो हमेशा चलता है उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये बोल रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। अगर टोटल देखते हो उसका अगर हार्ट कोई है तो वो होता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन उसका हार्ट है, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो डॉक्टर BS ब्लूम जो थे, उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपना थ्योरी दिया था, जिसको आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बोलते हो। तो अल्टीमेटली आपने क्या जाना है ना, इवैल्यूएशन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसीलिए इसको बोला गया इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये किसने बोला, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बोला। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गुड, गुड एक एजुकेशनिस्ट है अगेन, इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ जजिंग द अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेजल। अब देखो क्या है, इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम जजिंग द अमाउंट, अमाउंट जब लग गया, आप बोलोगे मैम जजिंग आ रहा है तो ये आपका असेसमेंट हो जाएगा, नहीं, उसके बाद का वर्ड पहले देखो, जजिंग द अमाउंट। अगर अमाउंट, वैल्यू ऐसा कुछ रहते ओर्थ, तो वो इवैल्यूएशन है। तो उसके अमाउंट को जज करने को बोला गया केयरफुल अप्रेजल के साथ, केयरफुली जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके साथ केयरफुली हम जज करेंगे, केयरफुली हम जज करेंगे, ठीक है। सो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बोथ आप असेसमेंट में भी लिख सकते हैं एंड इवैल्यूएशन में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में अगर असेसमेंट आता है तो असेसमेंट में लिखना, क्वेश्चन में अगर इवैल्यूएशन में आता है तो आप इवैल्यूएशन में लिखना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया फॉर बोथ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्या है ना, इट इज पर्पस ओरिएंटेड। कोई भी इवैल्यूएशन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, विदाउट पर्पस नहीं हो सकता। मतलब पर्पस बोले तो गोल है, विदाउट कोई गोल के बिना ये नहीं हो सकता। तो इट इज पर्पस ओरिएंटेड। इट डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज क्या क्या हमने पढ़ा था पहले, ADHD पहले बोला था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, और क्या पढ़ा है हमने, और है लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, और क्या है, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन, और क्या है, जैसे हो गया कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये कैलकुलिया होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम डिसकैलकुलिया, रीडिंग में इशू डिसलेक्सिया, जिसको याद नहीं आ रहा तो सब बता दे रही हूँ, ठीक है। चलने फिरने में इशू, मूवमेंट में इशू डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लर्निंग से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि ऑटिज्म एक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर है, ASD बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ हैं जिसके थ्रू एक बच्चे का लर्निंग जो एबिलिटीज है वो थोड़ा कमजोर रह सकता है, दैट मीन्स उसका लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकता है, जो कि हम इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के थ्रू जज कर सकते हैं। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलता है। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बड़ा, मतलब बहुत सारी चीजों को कवर अप करता है बहुत डिटेल्ड वे से। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन्वॉल्व्स कैप डोमेन, अभी पढ़ाया था कैप डोमेन, मतलब कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर, कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर। फिर आता है इट इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस,
कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब मिलजुल के चलते हैं, कौन एंड कौन, मतलब आपके इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट कोऑपरेटिव टू ईच अदर है। प्लस जब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, ऐसा भी है कि एज ए टीचर आप बच्चों को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप टीचर को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, कोई भी पर्सन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो इसीलिए कोऑपरेटिवली चलना चाहिए। इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, मतलब इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं पता है? स्टेक होल्डर्स। अगर एक एकेडमिक सेक्शन चल रहा है, सेशन में वर्क चल रहा है, तो दीज आर डिपेंड अपॉन सम पर्सन्स, सम हेड्स और डोमेन्स। तो डोमेन्स में पहला क्या है ना? स्टूडेंट्स। विदाउट स्टूडेंट्स हम स्कूल नहीं चला सकते। टीचर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो दैट स्टूडेंट विल कम टू द स्कूल एंड टीचर विल सर्व देम, उनको पढ़ाएंगे। Parents are important person because they start their children's learning in proper way from this home, proper way from the home, not from the school। पहले तो वो घर से शुरू करते हैं प्रॉपर वे में, उसके बाद वो स्कूल भेजते हैं। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड पीयर ग्रुप, जब आप दोस्ती यारी में रहते हो, सेम एज ग्रुप वालों के साथ रहते हो, तो हमें क्या बोला जाता है कि हम लोग जब दोस्ती यारी करते हैं, सेम ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उनको पीयर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ना, इट इज वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब लॉजिकल होगा, एक सीक्वेंस वे में होगा, लॉजिक लगाया जाएगा। सिस्टमैटिक है तो सीक्वेंस तो रहेगा बट लॉजिक के साथ। नंबर 8, इट डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। फिर से रिपीट हुआ। इट इज रिमीडियल इन नेचर। रिमीडियल मतलब अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जज करने के लिए इवैल्यूएशन करेंगे और उस इवैल्यूएशन का जजमेंट देने के लिए असेसमेंट करेंगे। तो ये दोनों ही रिमीडियल काम में बहुत ही यूजफुल होगा, जिससे हम एक एक बच्चे में क्या क्या इशू है उसको जान के उस पर काम कर सके, सॉल्व कर सके। फिर आता है इट सर्व एज ए गाइड टू द टीचर। ये टीचर्स को एंड लर्नर्स को दोनों के लिए गाइड जैसा काम करता है, खुद को गाइड जैसा मानता है और काम करता है। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग एज कंपेयर टू टीचिंग। ये ज्यादा क्या देता है? इम्पोर्टेंस देता है लर्निंग को टीचिंग से ज्यादा। क्यों पता है? लर्निंग टीचिंग के बिना हो सकता है, ठीक है, बट टीचिंग लर्निंग के बिना हो नहीं सकता। लर्निंग टीचिंग के बिना हो सकता है बट टीचिंग लर्निंग के बिना हो नहीं सकता। ठीक है, ये पास है पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। पता है यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे कितने? 1 2 3 4 और इधर है 6 नहीं 7 है, 11 पॉइंट्स लिखे। उनमें से आप 7 to 8 पॉइंट्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पहला चीज ये है कि पर्पस एंड फंक्शन दोनों में मैंने सेम पॉइंट्स लिखे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि पर्पस में मैंने 5 पॉइंट लिख दिया, फंक्शन में मैंने 6 पॉइंट लिख दिया, हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं आपको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में इसको डिस्कवर और इलैबोरेट करना हो, कि डिस्कवर करके बताना हो कि ऐसा होगा विथ एग्जांपल्स, आप दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक पहला पॉइंट, टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। ऑब्वियस मैं असेसमेंट इवैल्यूएशन को क्यों यूज करती हूँ? बच्चों के प्रॉब्लम्स को जानने के लिए कि प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ पे, टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर 2, टू मेक प्रोविजन फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। हम यहाँ पे रूल्स और नियम बनाते हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सके, उसके ग्रोथ को आगे लेके जा सके, उसको आगे बढ़ा सके। नंबर 3, टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और छोटे छोटे से पॉइंट है उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट, टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर। ऑब्वियस एक टीचर पढ़ाता है, फिर वो जज करता है, फिर वो पढ़ाता है क्या कमी है डायग्नोज करता है, फिर क्लैरिफाई करता है, फिर वो जज करता है। तो ऐसा जब करता है तो हम एक टीचर का एफिशिएंसी कितना है वो जान सकते हैं, कितने लेवल तक वो पढ़ा सकता है और किस पॉइंट तक वो जा सकता है वो हम बता सकते हैं। टू प्रोवाइड रिमेडियल वर्क। अगर बच्चे को एक पॉइंट पे समझ नहीं आता है तो बार बार उसको रिमेडियल वर्क के थ्रू समझाना पड़ेगा। ये स्पेशली लर्निंग डिफिकल्टीज जो बच्चे हैं उनके लिए है, लर्निंग डिफिकल्टीज जो बच्चे हैं उनके लिए है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन। देखो, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू बच्चे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में ट्रांसफर होते हैं। रिजल्ट जब आउट होता है तो रिजल्ट के बेसिस पे उनको स्टैंडर्ड चेंज किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड 1 में थे तो वो 2 में जाएंगे, अपग्रेड होते हैं। तो ऑब्वियस है कि बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है।
कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, आगे जा सकते हैं या नहीं। फिर क्या है, टू क्लासीफाई द स्टूडेंट। अभी जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उनको हम ग्रुप ए में रख दिए, जो बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते उनको ग्रुप बी, और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनको ग्रुप सी में रख दिए। तो ऐसे हम बच्चों को क्लासीफाई कर सके ताकि हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ बच्चों को पढ़ा सके इवैल्यूएशन असेसमेंट में। फिर इसीलिए ये सारे पॉइंट्स के वजह से बोला जाता है कि ये लर्निंग टीचिंग का इंटीग्रल पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स बेटरमेंट, ठीक है, और बेटर अटेनमेंट। जैसे बच्चों को डर लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जब उनको हम प्रमोट करते हैं या कुछ चीजों में उनको मोटिवेट करते हैं तो ऑब्वियस है वो बेटर आगे जाते हैं, वो बहुत आगे जाना शुरू करते हैं और बेटर अटेनमेंट करते हैं, कोई चीज को जल्दी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट, गिविंग डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। ये बच्चों के हर एक प्रोग्रेस के बारे में बताता है। कोई अगर बोलता है ना कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है तो उसको बार बार हम एग्जामिन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, मेजर करते हैं, इवालुएट करते हैं और एसेस करते हैं। तो इसके थ्रू बच्चों का प्रोग्रेस कितना बढ़ रहा है, कितने डिटेल्ड वे में चल रहा है वो पता चलता है। नेक्स्ट, टू डिस्कवर द एक्सटेंड टू कॉम्पिटेंस। बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है, मतलब उसको अगर एक सिचुएशन में जो भी सिखाया था उसको वैसे ही सिचुएशन बार बार दिया जाए तो वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। तो वो कॉम्पिटेंसी बच्चा अपना डिस्कवर कर सकता है कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ खुद अकेले, अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, कॉम्पिटेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू प्रेडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। हम बच्चों के एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू उसका बेटर होगा लाइफ में और आगे बढ़ेगा वो देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं पहले से, ठीक है। फिर देखो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या है, टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन में सिलेक्शन करना, जैसा होता है ना कि 10 बच्चे कंपटीशन में हैं, उनमें से 2 बच्चों ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो टाई हो गया, तो हम उनका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद ही जज करते हैं कि वो कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं। टू हेल्प इन डायग्नोसिस, जैसे कि बच्चों के अगर कोई वीकनेस है तो उसको जज करने के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस है। टू मेजर पर्सनालिटी, बच्चों के पर्सनालिटी को हम जज कर सकते हैं। टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ टीचर, सेम ही लिखा गया है, ऊपर जो लिखे थे थोड़ा थोड़ा चेंज करके। टू हेल्प इन डायग्नोसिस, टू मेजर फिटनेस फॉर एडमिशन टू हायर कोर्सेस। अभी देखो हम में से कितने होंगे जो फिट हो पाएंगे हायर कोर्सेज के लिए, जो रिजल्ट अच्छा शो कर पाएगा, जो फिट रहेगा उस पोजीशन के लिए तो वो ही आगे जाएगा, बाकी सारे एंट्रेंस के थ्रू कट जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं मेजरमेंट, कि हम मेजर कर रहे हैं एक वैल्यू देके कि ये कटअप मार्क ये क्लियर कर पाता है कि नहीं, अगर क्लियर कर दिया तो वो एडमिशन ले पाएगा हायर कोर्सेस में, वरना नहीं। अब मुझे एक क्वेश्चन आया है फिर से, जो मैंने कल ऑलरेडी समझा दिया था, वीडियो भी दे दिया था, कि अब बताइए कि एक पर्सन को अगर दूसरे पर्सन से हम कंपेयर करते हैं उसके स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, उससे हम हाईएस्ट लोएस्ट देखते हैं, तो इसको कौन सा रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं। एंड एक पर्सन को हम उसके स्टैंडर्ड के बेसिस में, मतलब स्टैंडर्ड एक वैल्यू है उसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं, पास फेल हो रहा है कि नहीं देखते हैं, तो उसको कौन सा रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं, जल्दी से बताएं। कि अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर किया जाता है उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे, कोई काम और प्रोग्रेस के बेसिस पे, उसको नॉन रेफरेंस बोला गया। और अगर कोई पर्सन को एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे पास फेल या क्रॉस कर रहा है वो उस मार्क को, और कटअप मार्क बोला गया कि क्लियर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। अच्छा, टू एक्ट एज इंसेंटिव्स, पता है ये इंसेंटिव्स जैसा काम करता है। इंसेंटिव्स मतलब ये जो हमारा इवैल्यूएशन और असेसमेंट है, ये आपको एक टाइप का ना, जैसे हम पिगी बैंक में पैसे रखते हैं या बैंक में हम पैसा रखते हैं फ्यूचर के लिए, एक के बाद एक जमा होते जाता, तो वैसा ही है लाइफ के लिए। लाइफ में हर एक जगह पे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तो चाहिए, हर जगह पे एग्जाम देना पड़ता है, तभी जाके पता चलता है कि तुम उस परफॉर्मेंस के लायक हो या नहीं, कर सकते हो या नहीं। तो ये वन काइंड ऑफ ना जमा हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट्स हो रहा है, आपके लाइफ का जो जो परफॉर्मेंस बेस्ट है वो डिपॉजिट होते जा रहा है, तो दीज आर एक्ट एज इंसेंटिव्स। टू हेल्प इन प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब है आपका एप्टीट्यूड चेक करता है, एप्टीट्यूड कितने आप एलिजिबल हो कोई टास्क को पूरा करने के लिए, वो भी हम चेक करते हैं।
फिर आता है टू गिव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड। जब भी स्टैंडर्ड बोल दिया तो स्टैंडर्ड सबके लिए फिक्स रहते हैं, स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स फॉर ऑल। जब सबके लिए फिक्स है एक क्राइटेरिया और उस क्राइटेरिया को आपको क्रॉस करना पड़े तो वो एक इवैल्यूएशन है। फिर नेक्स्ट, टू हेल्प इन ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो ऐसा हो सकता है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन बोलो या फिर असेसमेंट हम बोल सकते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन बोलो या फिर असेसमेंट हम बोल सकते हैं। नंबर 1, पहला तो देखो नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, सारा अभी समझा चुकी हूं मैं। इवैल्यूएशन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट इन रिलेशन टू देयर एक्वायरिंग नॉलेज। बिकॉज ये इवैल्यूएशन जो कंसेप्ट है वो होल कंसेप्ट डेवलप बाय डॉक्टर BS ब्लूम, जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के फादर हैं। उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कवर किया था, उसमें उन्होंने डोमेन्स के बारे में बताया था और उस डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है तो ऑब्वियस वो नॉलेज एक्वायर करेगा, वो सीखते जाएगा सीखते जाएगा सीखते जाएगा। तो ये जो स्टेज है लर्निंग प्रोसेस, उससे बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है तो हम उसके बारे में नॉलेज यहाँ से ला सकते हैं। हेल्पफुल इन क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, अभी देखो इवैल्यूएशन हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स टू ऑफ एजुकेशन थ्रू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब बच्चे को कितना नॉलेज है वो उस नॉलेज के बारे में हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, किसके थ्रू, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, टीचिंग के जो पॉइंट्स हैं उसके थ्रू। फिर क्या है, हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, वही पॉइंट्स हैं, जैसे बच्चा एक सुपेरियर इंटेलिजेंट है या फिर एवरेज इंटेलिजेंस के हैं या बिलो एवरेज है या कैसा है, मतलब IQ के बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे हम बच्चे को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एग्जामिन करूँ ना बच्चों को तो कैसे बताऊंगी, इवैल्यूएट कैसे करूंगी कि कौन सा बच्चे का IQ कितना है। तो IQ जानने के लिए भी इवैल्यूएशन असेसमेंट दोनों चाहिए। प्रोवाइड बेसिस फॉर एडमिशन एंड अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप, अभी देखो क्या सबको स्कॉलरशिप मिलता है, नहीं। क्या सबको एडमिशन मिलता है हायर कोर्सेज के लिए, नहीं। तो इट हेल्प्स द टीचर, टीचर स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लेना, टीचर टू नो द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू हायर कोर्सेज। ये बच्चों को हेल्प करता है बच्चों के प्रोग्रेस के लिए कि हायर कोर्सेज में वो एडमिशन ले सके। एंड अवॉर्डिंग दैम विद स्कॉलरशिप फॉर रीइंफोर्समेंट, जो बच्चे उस एग्जाम को क्लियर करते हैं आगे जाते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, मतलब स्कॉलरशिप से सहारा दिया जाता है कि स्कॉलरशिप के थ्रू वो आगे बढ़े। ठीक है, उनको थोड़ा रीइंफोर्समेंट और सपोर्ट मिले जिसके थ्रू वो आगे चले। अब नेक्स्ट है promote and clarify pupils. It helps to know or assess the student's strength and clarify them. मतलब बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो जानेंगे और उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ गाइडेंस, अभी क्या है कि हम ना लोगों को गाइडेंस ऐसे ही देना नहीं शुरू करते। गाइडेंस किसको दिया जाता है, जिसको नीड होता है, नीड होता है। जैसे कि कुछ बच्चों का नीड रहता है कि मैम इसको बार बार रिपीट करके पढ़ाएं, तो उनको रिमीडियल का नीड हो रहा है बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे इसलिए उनको रिमीडियल चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वन टाइम में ही वो सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए प्रोवाइड करेंगे गाइडेंस, रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, उससे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर देखो इन्फ्लुएंस लर्निंग, इवैल्यूएशन और असेसमेंट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को टू रिवाइज द कोर्सेस, कि कोर्सेस को बार बार पढ़ो ताकि तुम्हारा गलतियां जहां पे हो रही हैं वो सोल्यूशन मिले और वो क्लियर हो जाए। रिमेंबर द सब्जेक्ट मैटर, आप सब्जेक्ट मैटर को याद कर सकते हो या रिमेंबर कर सकते हो। ऑर्गेनाइज द मटेरियल लर्न, जो मटेरियल मैंने पढ़ा है सीखा है उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, जब आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हो या फिर कॉलेज में जब एग्जाम होता है देते हो तो क्या कैसे करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करके लिखते हो कि पहले हम इंट्रोडक्शन फिर मीनिंग फिर डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अप्लाई द नॉलेज, फिर नॉलेज अप्लाई करेंगे, उसका पूरा कंसेप्ट को समझाने के लिए ड्राइंग बनाएंगे एंड उसके लिए आप प्रैक्टिस बहुत सारा करते हो। ठीक है, हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग चेंज इन करिकुलम, ये करिकुलम में परिवर्तन लेके आता है।
क्योंकि हमें पता चलता है कौन सा बच्चा कितना पढ़ सकता है, कितना इम्प्रूव कर सकता है। तो बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक, करिकुलम सब कुछ चेंज होता है। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी क्या है, कितना वो समझ पा रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं, उस बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। जनरल स्टेप दिया गया है, ये ड्राइंग लास्ट में ओवरऑली बनाना है कि जब भी आप इवैल्यूएशन और असेसमेंट करते हो तो पहला स्टेप क्या है, नो द प्रॉब्लम। पहले आपको प्रॉब्लम जानना पड़ेगा कि लोगों का क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद एसेस द प्रॉब्लम, टेस्ट और एसेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का जड़ क्या है, क्या टेस्ट करना है, क्या प्रॉब्लम कैसे एसेस होंगे, वो वाला। प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक क्या है वो जानना पड़ेगा, फीडबैक क्या है वो जानना पड़ेगा। तो कौन फीडबैक देगा, तो दो टाइप के फीडबैक होते हैं। अभी मैंने आपका प्रॉब्लम का असेसमेंट किया, टेस्ट लिया, उसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगी। तो वैसे मैंने जो पढ़ाया था उस समय आप मुझे फीडबैक देंगे कि मुझे समझ आया या मेरा पढ़ाई समझ नहीं आया और ये ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो दिस वन इज द फोर्थ, ग्रेडिंग फॉर प्रमोशन। ग्रेड मिलेगा प्रमोशन के लिए। लास्ट होता है सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन मिलेगा। चलो आगे, ठीक है। फिर देखो वही सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं बट प्रोसेस में सजेशन फॉर मॉडिफिकेशन इन टीचिंग लर्निंग, formation of educational objectives, objectives for behavioral modification, providing learning experiences, devising tools of the evaluation, reached result by applying tools, interpreting the results। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कल का और जो हमने पढ़ लिया था फॉर्मेटिव सबमेटिव, ये सबको मिला के पहला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, आपको दो क्वेश्चन मैंने दिया, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, दो क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन है एक पहला, ठीक है, असेसमेंट है दो। तो उन दोनों का आंसर यहाँ पे मैंने बता दिया है, कल का पीडीएफ भी जोड़ लेना है आपको। तो ये दोनों में क्या है, सिर्फ इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन अलग रहेगा, बाकी के सारे पॉइंट सेम रहेंगे अप टू सबमेटिव, फॉर्मेटिव, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असेसमेंट, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असेसमेंट, ये जो भी था इतना तक सेम रहेगा दो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है।